सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th विषय राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण पाठ के अति लघु धुरात्मक प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ रहेगा सत्ता के समकालीन केंद्र। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज हम देखेंगे सत्ता के समकालीन केंद्र नामक पाठ के अति लघु धुरात्मक प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मास्ट्रिक्ट संधि किस संगठन का आधार है? मास्ट्रिक्ट संधि किस संगठन का आधार है? तो उत्तर हो जाएगा यूरोपीय संघ का आधार है। तो मास्ट्रिक्ट संधि किस संगठन का आधार है? यूरोपीय संगठन का आधार है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस संधि पर फरवरी 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे। 1992 में। तो मास्ट्रिक्ट संधि कब हुई थी? 1992 में हुई थी। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसमें सितारों की संख्या कितनी है? तो उत्तर हो जाएगा सोने के रंग के 12 सितारे हैं। कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। कौन से रंग के? सोने के रंग के सुनहरे 12 सितारे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, 12 की संख्या को वहां पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। तो यूरोप में जो 12 की संख्या उसको किसका प्रतीक माना जाता है? पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का अपना अगला प्रश्न है, चीन में देंग शाओपेंग ने ओपन डोर की नीति कब चलाई? तो सबसे पहले देखिए कि चीन में ओपन डोर की नीति किसने चलाई? देंग शाओपेंग ने चलाई। अब प्रश्न बनता है कि देंग शाओपेंग ने ओपन डोर की नीति कब चलाई चीन में? तो उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1978 में। दिसंबर 1978 में चीन में देंग शाओपेंग ने ओपन डोर की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? तो उत्तर हो जाएगा सन 1948 में। सन 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, सन 1948 में। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? तो यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा जून 1979 में। 1979 में यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, आसियान यानी दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन क्या है? आसियान है। तो आसियान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको बताना है कि आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए विद्यार्थियों, आसियान की स्थापना 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की थी। कब? 1967 में। कितने देशों ने? 5 देशों ने। तो किस पर हस्ताक्षर करके? बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी 1967 में 5 देशों ने। हाँ, तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, चीन की साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? चीन में जो साम्यवादी क्रांति है वो कब हुई थी? तो अक्टूबर 1949 में। 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? चीन में साम्यवादी क्रांति अक्टूबर 1949 में हुई थी। यह क्रांति माओ के नेतृत्व में हुई थी। तो चीन में जो 1949 में जो क्रांति हुई थी साम्यवादी, वो किसके नेतृत्व में हुई थी? माओ के नेतृत्व में हुई थी। माओ के नेतृत्व में हुई थी। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का अपना अगला प्रश्न है, आसियान के झंडे का वृत्त किसका प्रतीक है? तो आसियान के झंडे में जो वृत्त बना हुआ है वो किसका प्रतीक है? तो देखिए विद्यार्थियों, एकता का प्रतीक है। आसियान के झंडे में जो वृत्त बना हुआ वो किसका प्रतीक है? एकता का प्रतीक है। यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश कब की थी? किसने? यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश कब की थी?
तो सन 2003 में यूरोपीय संघ ने एक के साथ 10 संविधान बनाने की कोशिश की थी 2003 में। आसियान के प्रतीक चिन्ह वृत्त में धान की 10 बालियां दक्षिणी पूर्व एशियाई के कितने देशों को इंगित करती हैं? तो आसियान के प्रतीक चिन्ह वृत्त में धान की कितनी बालियां हैं? धान की 10 बालियां हैं। तो ये 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों को इंगित करती हैं? तो ये 10 देशों को इंगित करती हैं। कितने देशों को? 10 देशों को। और ये मित्रता और एकता का प्रतीक हैं। ये धान की बालियां हैं, वो मित्रता और एकता का प्रतीक हैं। हाँ, तो विद्यार्थी अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न है आसियान क्षेत्रीय मंच ARF आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना यानी ARF की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1994 में। 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी। भारत ने लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर चलो की नीति कब अपनाई थी? तो भारत ने लुक ईस्ट की नीति कब अपनाई थी? सन 1991 में भारत ने लुक ईस्ट की नीति अपनाई थी। भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति कब अपनाई? यानी पूर्व की तरह कार्य करो। भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति कब अपनाई? तो सन 2014 में भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई थी 2014 में। हाँ, विद्यार्थियों आज का अपना अगला प्रश्न है चीन ने खेती का निजीकरण कब किया? आपको बताना है कि चीन ने खेती का निजीकरण किया था, वो कब किया था? तो सन 1982 में। सन 1982 में चीन ने खेती का निजीकरण किया था। अगला प्रश्न है चीन ने उद्योगों का निजीकरण कब किया? खेती का निजीकरण तो चीन ने 1982 में किया। तो बताना है कि चीन ने उद्योगों का निजीकरण कब किया? तो सन 1998 में चीन ने उद्योगों का निजीकरण किया। खेती का 1982 में, उद्योगों का 1998 में। अगला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? आपको बताना है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 1990 में। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 में हुआ था। हाँ, तो विद्यार्थियों आज का अगला प्रश्न है आसियान का क्या अर्थ है? आसियान का क्या अर्थ है? तो देखिए विद्यार्थियों, एसोसिएशन ऑफ एस साउथ ईस्ट एशियन एंड नेशंस। तो आसियान का क्या अर्थ है? तो देखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। कब? 1962 में। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश कौन सा है? जापान। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। तो 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। तो परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश कौन सा है? जापान है। हाँ, तो विद्यार्थियों आज का अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ के कौन से 2 देश संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो यूरोपीय संघ के ऐसे कौन से 2 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं? ब्रिटेन और फ्रांस। अगला प्रश्न है आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आसियान है, उसकी स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखिए विद्यार्थियों, आसियान की स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य है आसियान देशों का आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। आसियान देशों का आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। अगला प्रश्न है भारत के उस पड़ोसी देश का नाम लिखो जो आसियान का सदस्य है। तो भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताना आपको जो आसियान का सदस्य है। तो हो जाएगा म्यांमार देश आसियान का सदस्य देश जो भारत का एक पड़ोसी देश है। हाँ, तो विद्यार्थियों आज का हमारा अगला प्रश्न है
यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो आपको बताना है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, तो हो जाएगा यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है? यूरो है। यूरोपीय देशों ने अर्थव्यवस्था की बर्बादी कब तक झेली? तो यूरोपीय देशों ने अर्थव्यवस्था की बर्बादी कब तक झेली? 1945 तक यूरोपीय देशों ने अर्थव्यवस्था की बर्बादी झेली। अगला प्रश्न है, मार्शल योजना क्या है? मार्शल योजना, बहुत अच्छा प्रश्न आया। मार्शल योजना क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त सहायता की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप की किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने तो यूरोप की जो अर्थव्यवस्था उसके पुनर्गठन के लिए जबरदस्त सहायता की। इसे किस नाम से जाना जाता है? मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का अपना अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थेचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। इस निर्णय के पीछे क्या कारण था? यानी ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थेचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग रखा, इसका प्रमुख कारण क्या था? देखिए विद्यार्थियों, यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने का कार्यक्रम को लेकर के काफी नाराजगी थी। तो यूरोप के कुछ हिस्सों में जो यूरो मुद्रा लागू की गई थी ना, तो उसको लागू करने के पीछे नाराजगी होने के कारण यहाँ पर यूरोपीय बाजार से ब्रिटेन को अलग रखने की कोशिश की गई। अगला प्रश्न है, आसियान शैली किसे कहा जाता है? आसियान शैली किसे कहा जाता है? तो आसियान देशों, देखना, आसियान देशों के अनौपचारिक टकराव रहित एवं सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति को आसियान शैली कहा जाता है। आसियान देशों की अनौपचारिक टकराव रहित एवं सहयोग वाली जो मेल मिलाप की जो नीति है उसको आसियान शैली कहा जाता है। हाँ, विद्यार्थियों, आज का अगला प्रश्न है, चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय चीन की अर्थव्यवस्था किस मॉडल पर आधारित थी? तो चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय चीन की अर्थव्यवस्था किस मॉडल पर आधारित थी? तो सोवियत संघ मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? सोवियत संघ मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया, ऐसा कोई एक बदलाव लिखो। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत और चीन के संबंधों में बदलाव आया, तो उसमें एक बदलाव बताना आपको। तो दोनों देशों द्वारा 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं का दौर शुरू किया गया। दोनों देशों के द्वारा 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए और वार्ताओं का एक दौर शुरू किया गया था। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का अपना अगला प्रश्न है, यूरोप के 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब किया था? तो कितने देशों ने? 6 देशों ने। यूरोप के कितने देशों ने? 6 देशों ने। फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1957 में। कितने देशों ने? 7 देशों ने 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन किया था। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो यूरोपीय संघ के गठन के लिए मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो सन 1992 में। सन 1992 में यूरोपीय संघ के लिए गठन के लिए, यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो वो मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर यूरोपीय संघ के लिए कब किए गए थे? 1992 में किए गए थे। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने सत्ता के समकालीन केंद्र नामक पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर देखिए। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधी सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।